डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रोज़ी शाह। आज हम अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। अनुसूची का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसे समझेंगे। अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया। किसी भी अनुसूची निर्माण के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, संक्षेप में वह इस प्रकार है। सबसे पहले अध्ययन विषय का निर्धारण करना होता है तथा ये तय करना होता है कि विषय के किन पक्षों से संबंधित तथ्य एकत्रित किए जाएंगे। दूसरे चरण में ये तय किया जाता है कि समस्या के प्रत्येक पहलू से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हमें प्राप्त करनी है और प्रत्येक पहलू को भी कई उपभागों में बांट दिया जाता है, क्योंकि इससे ये सुविधा रहती है कि अनुसूची का निर्माण उपयुक्त प्रकार से होगा। तीसरे चरण में प्रश्नों की भाषा, वाक्यों की रचना, सारणी के खानों और उनकी भाषा तय की जाती है। चौथे चरण में बनाए गए प्रश्नों को हम एक व्यवस्थित क्रम में लगाते हैं, जिससे कि सिलसिलेवार सूचना प्राप्त की जा सके तथा उनसे प्राप्त सूचनाएं आसानी से सारणीबद्ध एवं वर्गीकृत की जा सके। पांचवा और अंतिम चरण में अनुसूची की वैधता की जांच की जाती है। एक छोटे से निदर्शन पर उसका प्रयोग किया जाता है, जिससे मुख्य अनुसंधान में आने वाली कठिनाइयों एवं अनुसूची की कमियों का पता लग जाता है, जिन्हें दूर करके ही उन्हें वास्तविक प्रयोग के लिए तैयार किया जाता है। तो ये तो थे अनुसूची निर्माण की प्रक्रिया के चरण। अब हम ये भी जान लें कि एक उत्तम अनुसूची की रचना करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। अनुसूची को दो प्रमुख भाग होते हैं, या उन्हें दो प्रमुख भागों में हम बांट सकते हैं। एक होता है अनुसूची का भौतिक या बाह्य पक्ष और दूसरा होता है अनुसूची का आंतरिक पक्ष। अभी मैं पहले आपको अनुसूची का भौतिक या बाह्य पक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। अनुसूची निर्माण के भौतिक पक्षों या बाह्य पक्षों में उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए जिनका उल्लेख प्रश्नावली के निर्माण के दौरान किया गया है। संक्षेप में ये इस प्रकार है। अनुसूची का आकार 8 इंच इंटू 11 इंच से अधिक बड़ा ना हो। अनुसूची हेतु जो कागज़ काम में लिया जा रहा है वह फटने वाला, खुरदुरा ना हो, बल्कि चिकना और साफ हो। रंगीन कागज़ का प्रयोग अधिक आकर्षक लगता है। सूचनाएं लिखने के लिए पर्याप्त खाली स्थान छोड़ना चाहिए। ऐसे नहीं हो आपने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर लिखने के लिए रिक्त स्थान की कमी हो जाए। हाशिया छोड़ना पड़ता है अनुसूची बनाते समय। अनुसूची में कागज के एक तरफ ही लिखना श्रेष्ठ है। दो साइड पे नहीं लिखते हैं, एक ही साइड पे लिखते हैं। कॉलम, शीर्षक तथा उप शीर्षकों द्वारा मदों को व्यवस्थित कर दिया जाता है। इसी प्रकार अनुसूची में पदों की संख्या अधिक नहीं हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब मैं अनुसूची के आंतरिक पक्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। अनुसूची की अंतर्वस्तु के अंतर्गत दो प्रकार की बातें होती हैं। एक, उत्तरदाता के बारे में प्रारंभिक जानकारी। इसमें उत्तरदाता का नाम, पता, आयु, लिंग, शिक्षा, जाति, धर्म, व्यवसाय, आय आदि के बारे में सूचनाएं एकत्र करनी होती हैं। दूसरे भाग में समस्या से संबंधित प्रश्न होते हैं एवं सारणियाँ होती हैं। साथ ही अनुसूची भरने के लिए अनुसंधानकर्ता के लिए आवश्यक निर्देश भी होते हैं। इसी में अनुसंधान विषय तथा अनुसंधान करने वाले जो संस्थान है या व्यक्ति है उसका परिचय भी इसी दूसरे भाग में अनुसूची के होता है। अनुसूची की शब्दावली एवं प्रश्न, यानी अनुसूची में कैसे शब्दावली होनी चाहिए और प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए, अब इस बारे में हम जानेंगे। अनुसूची में प्रश्नों के द्वारा सूचनाओं का संकलन किया जाता है, अतः निर्माण में उचित शब्दों एवं प्रश्नों का चुनाव आवश्यक है, जिनके अभाव में हम अपने उद्देश्य को पाने में सफल नहीं हो सकते हैं। किसी भी प्रश्नावली या अनुसूची में
विभिन्न प्रकार के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न इस प्रकार हैं। अनिर्दिष्ट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने में सूचनादाता स्वतंत्र होता है, वह अपनी राय जिस प्रकार चाहे व्यक्त कर सकता है। इस प्रकार के प्रश्न किसी समस्या पर राय जनमत जानने के लिए, उनके कारण एवं समाधान ढूंढने के लिए बनाए जाते हैं और इनके उत्तर विविधतापूर्ण तरह तरह के इनके उत्तर होते हैं, अनिश्चित होते हैं, लंबे होते हैं। सूचनादाताओं की मनोवृत्तियों को जानने के लिए ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न का उदाहरण दे रही हूँ, आपकी राय में छात्र असंतोष के क्या कारण है। ये अनिर्दिष्ट प्रश्न का उदाहरण है। अब दूसरा प्रकार बता रही हूँ जो है निर्दिष्ट प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में संभावित उत्तर पहले से लिख दिए जाते हैं और सूचनादाता को उनमें से किसी एक उत्तर का चुनाव करना पड़ता है। ऐसे प्रश्नों के उत्तर देना आसान होता है और उनका वर्गीकरण और सारणीकरण करना भी सुविधाजनक होता है। उदाहरण के तौर पर, आप शिक्षित हैं अथवा अशिक्षित, उसके आगे लिखा होता है शिक्षित / अशिक्षित, आपको एक का चुनाव करना होता है। इसी प्रकार ये विकल्प 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। दोहरे प्रश्न। अब हम दोहरे प्रश्नों के बारे में जानें। जब किसी प्रश्न के 2 संभावित उत्तर हो सकते हैं तो ऐसे प्रश्न को द्वंद्वात्मक अथवा दोहरे उत्तर वाले प्रश्न कहते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक एवं होता है एक और दूसरा उत्तर नकारात्मक होता है। इस प्रकार के प्रश्नों का वर्गीकरण एवं सारणीकरण सरल सुविधाजनक होता है। ऐसे प्रश्न का उदाहरण मैं आपको बता रही हूँ, जैसे क्या आप शराब पीते हैं? तो उत्तर में लिखा है जो विकल्प वह है हाँ नहीं, यानी एक उत्तर सकारात्मक है और एक नकारात्मक है। अब हम जानेंगे बहुवैकल्पिक प्रश्नों के बारे में। इस प्रकार के प्रश्नों में कई संभावित उत्तर दिए जाते हैं। उत्तरदाता को उनमें से कोई एक उत्तर को चुनना पड़ता है। ये निर्दिष्ट प्रश्नों से बहुत कुछ समानता भी रखता है। इसमें सभी संभावित उत्तर लिखने के बाद अंत में अन्य कोई भी जोड़ दिया जाता है, जिससे और भी कोई उत्तर होने पर उसके अंतर्गत लिखा जा सकता है। इस प्रश्न का जैसे उदाहरण है, आपको बता रही हूँ, जीवन साथी के चुनाव में आप किसे प्राथमिकता देंगे? ये प्रश्न है और उत्तर जो आपको, जिन उत्तरों में से आपको उत्तर चुनना है वे हैं जैसे स्वास्थ्य एवं सौंदर्य, दूसरा आयु, तीसरा पारिवारिक पृष्ठभूमि, चौथा शिक्षा, पांचवा संपत्ति, छठा स्वभाव एवं गुण और अंतिम होता है अन्य कोई। यानी अगर कोई इनमें से कोई भी उत्तर आपका नहीं है तो आप अन्य कोई में अपना उत्तर लिख सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न का प्रकार जानेंगे निदर्शक प्रश्न। जब किसी प्रश्न के द्वारा उसके उत्तर की ओर संकेत किया जाता है तो उसे निदर्शक प्रश्न कहते हैं। ऐसे प्रश्न पक्षपात को प्रोत्साहित करते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि उनका उत्तर हमेशा हाँ में ही दिया जाए, फिर भी ऐसे प्रश्न क्योंकि संकेत एवं सुझाव देने वाले होते हैं, इसलिए उनके सकारात्मक उत्तर को ही ज़्यादा संभावना बनी रहती है। ऐसे प्रश्न का उदाहरण है, क्या आप मानते हैं कि स्त्रियां प्रशासन के योग्य नहीं होती? तो उत्तर में हाँ नहीं, जिसमें से आपको चुनाव करना उत्तरदाता को होता है। बहुअर्थक प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों की भाषा ऐसी होती है कि उनके एक से अधिक अर्थ निकलते हैं। ऐसे प्रश्नों के सूचनादाता अपने अपने अर्थ लगाते हैं। ऐसे प्रश्न अनुसूची एवं प्रश्नावली में सम्मिलित नहीं किए जाने चाहिए। इसका एक उदाहरण है, आप कहाँ के निवासी हैं? यानी इस प्रश्न में ये स्पष्ट नहीं हो रहा है कि आप घर, गांव, प्रांत, देश आदि में से क्या लिखना है या पूछने वाला क्या पूछना चाहता है। श्रेणीबद्ध प्रश्न। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता को कई उत्तरों में से एक नहीं बल्कि सभी को चुनना पड़ता है। उन्हें अपनी पसंद के अनुसार एक क्रम में लिखना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों में अनुसूची में छपा हुआ क्रम जो उत्तरों का है वे बहुत कुछ उत्तरदाता को प्रभावित भी कर सकता है। इसका उदाहरण है, आप
कौन सा व्यवसाय पसंद करते हैं। अब ये जो व्यवसाय उत्तर में लिखे होंगे उन्हें एक श्रेणी में यानी क्रम में उत्तरदाता को लिखना होता है, जैसे प्रशासनिक सेवा, पुलिस सेवा, व्यापार, डॉक्टर, इंजीनियर, वकालत, प्रोफेसर और इसी प्रकार अन्य व्यवसाय भी लिखे हो सकते हैं जिन्हें उत्तरदाता को एक क्रमानुसार उत्तर में लिखना होता है। अब हम जानेंगे अस्पष्ट प्रश्न। ऐसे प्रश्नों से उत्तरदाता ये नहीं जान पाता कि प्रश्न क्या पूछा गया है और उसका उत्तर क्या होगा। उदाहरण के रूप में प्रश्न जो बता रही हूँ, क्या आप सुशिक्षित हैं? इस प्रश्न में सुशिक्षित का अर्थ स्पष्ट नहीं है। इसके स्थान पर यह पूछा जाना चाहिए कि आपने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की है। यानी जो इस प्रकार के भी प्रश्न अनुसूची में नहीं डालने चाहिए क्योंकि ये प्रश्न स्पष्ट नहीं होते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न सम्मिलित किए जाने चाहिए। प्रश्नों का आकार छोटा, प्रश्न थोड़े, स्पष्ट, सूक्ष्म शब्दों में वर्णित तथा उत्तर देने में सरल और सहज होने चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तरदाता को ज्ञान हो, जानकारी हो। प्रश्न सारणी बनाने के योग्य होने चाहिए। प्रश्न अनुसंधान विषय से संबंधित होने चाहिए, असंबंधित या अनावश्यक नहीं होने चाहिए। प्रत्यक्ष प्रश्नों में सही उत्तर की आशा ना हो तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। प्रश्न एक दूसरे से संबंधित हो और संपूर्ण क्रम में हो। एक विषय से संबंधित सभी प्रश्न एक ही साथ होने चाहिए, बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। इससे उत्तर मिलने की संभावना कम हो जाती है। पूरक प्रश्न भी दिए जाने चाहिए जिससे कि दोहरी जांच हो सके। यदि किसी विषय पर पहले कोई अनुसंधान हो चुका है तो उसमें प्रयुक्त विशिष्ट शब्दों अथवा इकाइयों का भी अर्थ वही रखना चाहिए जो पहले अनुसंधान में या अनुसंधानकर्ता ने रखा है। इससे तुलनात्मक अध्ययन करने में भी आसानी होती है। प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित जो प्रश्न व्यक्तिगत जीवन से संबंधित नहीं है तथा पक्षपात रहित हैं उन्हें सम्मिलित किया जाना चाहिए। प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनका उत्तर देने में कम से कम लिखना पड़े, इसलिए प्रश्न उत्तर के साथ में ही सही का और गलत का निशान या हाँ और ना में लिखने योग्य प्रश्न ज़्यादा बेहतर और उचित होते हैं। प्रश्नों में संदेह की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए तथा इस प्रकार के शब्द जैसे अगले साल, पिछले साल आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब विचारों तथा भावनाओं से संबंधित प्रश्न करने हो तो क्यों, कब, क्या, कैसे, कहाँ वाले प्रश्न अवश्य किए जाने चाहिए ताकि उन विचारों अथवा भावनाओं की पृष्ठभूमि का पता लगाया जा सके। अब हम जानेंगे अनुसूची द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिए हम किन चरणों से गुजरते हैं। केवल मात्र अनुसूची का निर्माण करने से ही सूचनाओं का संकलन नहीं हो जाता, बल्कि इसके लिए विभिन्न स्तरों से गुजरना पड़ता है और ये स्तर इस प्रकार हैं। उत्तरदाताओं का चुनाव। सबसे पहले अनुसूची बनाने के बाद सबसे पहले उन लोगों का चुनाव किया जाता है जिनसे साक्षात्कार के द्वारा अनुसूची को भरा जाना है। उत्तरदाताओं का चुनाव जनगणना पद्धति अथवा निदर्शन पद्धति में से किसी से के भी आधार पर किया जा सकता है। दूसरा, अनुसूची का पूर्व परीक्षण। जिस प्रकार से प्रश्नावली द्वारा सूचनाएं एकत्र करने से पूर्व उसका परीक्षण किया जाता है, उसी तरह से अनुसूची का भी पूर्व परीक्षण किया जाता है। इससे प्रश्नों के संबंध में विभिन्न जो प्रश्नों में कमियां हैं उनका पता लगाया जा सकता है और उत्तरों में क्रम का अभाव है और जो उत्तर प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है, अनिश्चित उत्तर वाले प्रश्न आदि के बारे में जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। इन कमियों को दूर करके अनुसूची को प्रयोग में लिया जा सकता है। इसलिए अनुसूची का पूर्व परीक्षण करना भी ज़रूरी है। कार्यकर्ताओं का चुनाव। उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करके तथा अनुसूची भरने के लिए कार्यकर्ताओं का चयन करना होता है क्योंकि उनकी योग्यता, कुशलता, मेहनत पर ही अनुसूची भरना और उसके अनुसूची की सफलता निर्भर करती है। कार्यकर्ता अनुभवी, निष्पक्ष, चतुर, ईमानदार, धैर्यवान, कुशल, स्थानीय परिस्थितियों से परिचित होने वाले होने चाहिए। कार्यकर्ताओं को अध्ययन क्षेत्र में भेजने से पूर्व प्रशिक्षित भी किया जाना
चाहिए। सूचना संकलन, इसके अंतर्गत मैं आपको 3 बिंदु बताऊंगी। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के बाद उन्हें सूचनाएं संकलित करने के लिए क्षेत्र में भेजा जाता है और इस क्षेत्र में उन्हें 3 प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। एक, उत्तरदाता से संपर्क। अनुसूची को भरने के लिए क्षेत्र कार्यकर्ता को सबसे पहले उत्तरदाताओं से संपर्क स्थापित करना पड़ता है और इसके लिए उसे अपनी व्यवहार कुशलता, प्रभावपूर्ण भाषा, नम्रता आदि का प्रयोग करना चाहिए ताकि उत्तरदाता सूचना देने के लिए तैयार हो जाए। दूसरा, साक्षात्कार। सूचनादाता से संपर्क के बाद विषय से संबंधित सूचना एकत्र करने के लिए अनुसंधानकर्ता सूचनादाता का इंटरव्यू लेता है। इंटरव्यू के दौरान अध्ययनकर्ता को अपनी कुशलता का परिचय देना चाहिए तथा साक्षात्कार को बोझिल न बनाकर इंटरेस्टिंग, रोचक बनाना चाहिए। सूचना प्राप्ति। साक्षात्कार के दौरान अध्ययनकर्ता का प्रमुख उद्देश्य विषय से संबंधित प्रामाणिक, विश्वसनीय सूचनाएं एकत्र करना होना चाहिए। कई बार सूचनादाता द्वारा जानबूझकर अस्पष्ट, गलत, अशुद्ध सूचनाएं दे दी जाती हैं। इनसे बचने के लिए सूचनादाता के मन में जो आपका कार्य करता है उसे विश्वास पैदा करना चाहिए। अनुसूचियों की जांच। जब अनुसंधान का कार्य बड़े पैमाने पर होता है तो अध्ययनकर्ता भरी हुई अनुसूचियों को अध्ययन संस्था अथवा कार्यालय में भेज देता है जहां उनकी जांच की जाती है। वहाँ ये देखा जाता है कि कोई सूचना छूट तो नहीं गई अथवा गलत स्थान पर तो नहीं अंकित हो गई है। अस्पष्ट और अस्वच्छ लिखी हुई अनुसूचियों को दोबारा अनुसंधानकर्ता के पास भेज दिया जाना चाहिए। अनुसूचियों का संपादन, इसके अंतर्गत मैं 2 बिंदु आपको बताने जा रही हूँ। अनुसूचियों की भली भांति जांच के बाद उनका संपादन किया जाता है। संपादन में 2 चरण अपनाए जाते हैं। अनुसूचियों का वर्गीकरण, जिसमें क्षेत्र से अनुसूचियों के आ जाने के बाद उन्हें वर्गीकृत किया जाता है। उन्हें शीर्षकों के अनुसार अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है तथा उन पर संबंधित चिटें लगा दी जाती हैं। साथ ही विभिन्न प्रविष्टियों की जांच भी करनी चाहिए इस चरण में। दूसरा, कोडिंग या संकेतन। वर्गीकरण के पश्चात विभिन्न प्रश्नों और क्षेत्रों को एक विशेष संकेत संख्या, कोड नंबर, संकेत संख्या दे दी जाती है तथा ये संकेत प्रायः संख्याओं के रूप में होता है। इन संकेतों के आधार पर ही अनुसूचियों को दूर से ही पहचाना जाता है। इसके बाद सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है और अध्ययन का प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। थैंक यू।